Good morning, sir. संघर्ष, very good morning. Harsh, good morning. Arpit, Astha, Good morning, sir. Anjali, everybody, good morning. Good morning, sir. Alka, Sachin, Alma, Navnita, everybody, good morning. I won't say so many good mornings. There are 91 students. So I have to say 91 good mornings. 91 good mornings. Now, let me start the class because maybe I have to go somewhere. So let me start the class, right? So last time we studied about credit control and we did two things. That was the SLR and the CRR. The question is who fixes them and why. So now we'll study a bit of something else that is known as central banking and then come to credit control. मैं क्या करने जा रहा हूं आपको बता दे रहा हूं. मैं पहले थोड़ा देर सेंट्रल बैंकिंग के बारे में बताऊंगा, मुश्किल से 5, 7, 8 मिनट. फिर उसके कुछ काम भी बता दूंगा 5, 10. लेकिन फाइनली मुझे क्रेडिट कंट्रोल ही आज खत्म करना है. तो क्रेडिट कंट्रोल के 2 एस्पेक्ट्स मैंने खत्म किए थे. क्यों करना पड़ता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, राइट? क्योंकि खास तौर से भारत पर क्वेश्चन आ सकता है. देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन इंडिया. तो इसलिए थोड़ी चीजें आपको जाननी चाहिए. तो मेरा तरीका तो वही है कि मैं प्रेजेंट करूंगा, लिखता जाऊंगा. जो शुरू में 10 मिनट लिख रहा हूं वो सेंट्रल बैंकिंग और फिर मैं क्रेडिट कंट्रोल के बारे में आ जाऊंगा. तो जो पढ़ा हुआ है उसको भूलना नहीं है. यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट. उसी से मैं आज जोड़ूंगा, राइट? So now we start with what we call as presentation. What is central bank? तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा. अभी जो सेंट्रल बैंकिंग शब्द है या जो केंद्रीय बैंकिंग शब्द है, इसका मतलब क्या हो सकता है ना? सबसे पहले हम लोग देख ले कि मदर ऑफ सेंट्रल बैंकिंग या केंद्रीय बैंक हम लोग क्या कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड, राइट? दुनिया का सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, जो और इसके बाद को मिले. दिस इज परफेक्टली राइट. 1600 में बना था और इसके बाद 1680 में फ्रांस का सेंट्रल बैंक बना था. तो हम लोग मदर ऑफ सेंट्रल बैंकिंग जब कह रहे हैं तो एक बात समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहला दुनिया का केंद्रीय बैंक ये था. लेकिन व्हाट इज सेंट्रल बैंकिंग? इस सवाल के प्रायः अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब होते हैं. इंडिया के बारे में आने से पहले हम लोग समझें सेंट्रल बैंकिंग का एक मतलब ये हो सकता है बैंक ऑफ बैंक्स, यानी देश के जो बैंक हैं उन पर निगरानी करने वाला, है ना? निगरानी माने ऑडिट भी होगा, इंस्पेक्शन भी होगा, कंट्रोल भी होगा और रेगुलेशन भी होगा. 4 शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों को समझा भी रहे. यानी एक ऐसा बैंक हो जो इन बैंकों के कार्यों की फाइनेंशियल ऑडिट करे, वहां पर जाकर उनकी जांच करे, कार्यवाही कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं, कंट्रोल रखे, कंट्रोल माने इनके ऊपर और प्रकार के भौतिक नियंत्रण रखे, रेगुलेशन माने नियम बनाए, यानी ऐसे नियम बनाए जो सारे बैंकों को पालन करना पड़े. तो जनरली सेंट्रल बैंकिंग को एक हम मान सकते हैं बैंक ऑफ बैंक्स, है ना? इसके कुछ काम होते हैं, उसके बारे में भी समझें. दूसरा हो सकता है बैंक टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार को भी तो एक बैंक चाहिए. सरकार का टैक्स का पैसा कहां आएगा, टैक्स मनी कहां जमा होगा, सरकार जो खर्च करेगी उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, सरकार को उधार लेना होगा तो फिर बोरोइंग का काम कैसे कर पाएगी सरकार, सरकार को अन्य देशों से विद डिफरेंट कंट्रीज जो रिलेशन रखनी होंगी वो कैसे रख पाएगी, है ना? डिफरेंट कंट्रीज से. डिफरेंट कंट्रीज क्यों? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. जैसे मान लीजिए दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो इनसे भारत सरकार की ओर से कौन बात करेगा? तो बैंक टू द गवर्नमेंट ये भी एक रोल हो सकता है.
अब बैंक ऑफ बैंक्स वाला रोल है या बैंक टू द गवर्नमेंट वाला रोल है, ये सेंट्रल बैंकिंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। मैं इस बात को क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि भारत में आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन था। इंडिया वाज गवर्न्ड बाय द फॉरेन रूलर्स दैट वर ब्रिटिश रूलर्स। और मैंने बताया कि ब्रिटेन में तो सेंट्रल बैंकिंग 1600 में शुरू हो गई थी, इट स्टार्टेड इन 1600। तो भारत के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर टू इंडिया, बार बार याद रखिएगा कि ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के, ही वाज जॉन भारत कभी आए, लेकिन बहुत सारे ने 1910 के आसपास कुछ सुझाव दिए, सजेशंस दिए। और इनका जो सजेशन था या जो सुझाव था वो क्या था कि भारत में 3 बड़े बैंक थे उस जमाने में, वो तीनों सरकारी बैंक थे जिन्हें हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। अगर आपको मालूम हो तो भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक कलकत्ते की थी, प्रेसिडेंसी माने जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के रूल से संबंधित थी या विक्टोरिया के रूल से संबंधित थी। दूसरी मुंबई, जिसे अब कहते हैं, पहले बॉम्बे कहते थे, और तीसरी मद्रास। ये तीनों भारत के बड़े कॉमर्शियल बैंक्स थे जिनकी शाखाएं 1000 के करीब थी और बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स थे। तो केन्स महोदय कहते थे कि इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए। तो जब मर्ज कर देंगे तो एक बड़ा बैंक बन जाएगा, बिग बैंक। और फिर इस बैंक को हम क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री घोषित कर देंगे। ये उनका सुझाव था, दैट दीज बैंक्स शैल बी मर्ज्ड, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इनको मर्ज करने के बाद एक बड़ा बैंक तैयार हो जाएगा जिसको हम देश का सेंट्रल बैंक बनाएंगे, जो सारे के सारे काम कर पाएगा, बैंक ऑफ बैंक्स का भी कर पाएगा और सरकार की मदद भी कर पाएगा। ये उनका सुझाव चला और इन तीनों बैंकों को मर्ज भी कर दिया गया। ऐसा मत सोचिए कि इनको मर्ज नहीं किया गया, दे वर मर्ज्ड इन 1925 और एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं अपनी आवाज केवल बंद कर रहा हूं। एक मिनट के लिए जरूरी है मेरे को बात बंद करना, फिर मैं अभी आता हूं। जस्ट आई एम कमिंग बैक, आई एम जस्ट कमिंग बैक है। तो ये जो बैंक बना जिसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, केन्स ने ये तय किया था, केन्स हैड डिसाइडेड कि इसको हम देश का सेंट्रल बैंक बना दें। लेकिन व्हाट हैपेंड, जरा कुछ उल्टा हो गया। इंडिया में एक फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्ट हो गए। ये जो केन्स महोदय थे ये तो इंग्लैंड में रहकर काम करते थे, लेकिन एक इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्ट हो गए जिनका नाम था हिल्टन यंग। हिल्टन यंग के अनुसार किसी कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक बनाना मुश्किल काम था, अच्छा काम नहीं था। कॉमर्शियल बैंक शैल नॉट बी क्रिएटेड एज सेंट्रल बैंक। उन्होंने कहा ये मत बनाइए, इसको मत बनाइए, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। इंस्टेड हम एक नया सेंट्रल बैंक क्रिएट करते हैं। तो जो नया सेंट्रल बैंक क्रिएट करने की बात आई तो भारत सरकार ने 1934 के सितंबर में एक पास किया एक्ट,
इस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर 1 अप्रैल 1935 से हमारे यहां क्या काम करना शुरू कर दिया? आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। एक बात यहां और बता दूं कि आरबीआई को शुरू में प्राइवेट पार्टी के रूप में रखा गया था, माने इसके जो शेयर थे, इसकी पूंजी रखी गई 5 करोड़। पेड अप कैपिटल कितनी रखी गई? 5 करोड़। और इसके 100 रुपए के 5 लाख शेयर बेचे गए, जिनको लोगों ने खरीदा। तो ये शुरू में प्राइवेट कैपिटल से बना हुआ बैंक था, लेकिन इसको देश का सेंट्रल बैंक बनाया गया और एक एग्रीमेंट किया गया। कौन है अगले आओ? हटाइए, अपनी स्क्रीन मेरी शेयर करने दीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। आ गई मेरी स्क्रीन? हाँ सर। नो सर, नो सर। हाँ, कोई है? नो सर। अभी नहीं सर। नहीं आई नहीं आई। ये बीच में आ गई हो तो मैं शुरू करूं आगे? नहीं आई है सर। नो सर, नो सर। अभी नहीं आई सर। बड़ी मुश्किल। नो सर। ये क्या करते, कौन है भाई ये आदमी? क्यों परेशान करते हो हमको? है पिछली क्लास में लूट डिस्टर्ब किए थे सर। अतुल यादव, हम तुमको फिर भगा देंगे, फिर मत कहना हमसे। तुम क्यों करते हो बीच में शेयरिंग जब हम शेयर कर रहे हैं तो? है, उस दिन भी तुमने सॉरी सर कहा था, हर रोज यही बात करते हो। डोंट डू दिस। अब आ गई? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, सही है। ठीक ठीक। तो ये जो कैपिटल आई कहां से आई? प्राइवेट पार्टियों से आई। और इसके साथ आरबीआई जब एक्ट बना तो इसके कुछ एक्ट के पार्ट बने। जैसे इसमें शेड्यूल्स बने, कुछ शेड्यूल माने होता है कुछ धाराएं बनी, कुछ आर्टिकल्स बने। इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। एक रिजर्व बैंक का पूरा एक शेड्यूल और आर्टिकल बना। तो जब रिजर्व बैंक बनाया गया तो इसको दोनों काम दिए गए। दोनों काम कौन कौन से दिए गए? एक काम कहलाता है बैंकर टू ऑल बैंक्स। बैंकर टू ऑल बैंक्स। ये सवाल बैंकर मैंने लिख दिया है, लिखना क्या चाहिए था? बैंक टू ऑल बैंक्स। ये भी गलत है। क्यों गलत है? मैं शब्द को समझा रहा हूं। ये किसी किताब में बैंकर लिखा है, किसी किताब में बैंक लिखा है। ये दोनों शब्द इसलिए गलत हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से दे डू नॉट डिफाइन व्हाट डज इट मीन। ये परिभाषा पूरी नहीं है, है ना? तो बैंक ऑफ ऑल बैंक्स कहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है वो हम लोगों को देखना है। लेकिन दूसरा शब्द सही लिखा हुआ है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। यहां तक बिल्कुल ठीक लिखा है, ये पावर पोर्शन ठीक लिखा हुआ है। ये काम भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन क्योंकि हम ये वाला काम पहले पढ़ रहे थे तो यही हम लोग पढ़ेंगे। बैंकर टू दी गवर्नमेंट इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, जिसको हम अभी शॉर्ट में इसके बाद पढ़ेंगे। एक और चीज लिखी हुई है, बैंक टू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोगों के लिए भी ये बैंक का काम करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जिनके लिए ये बैंक का काम करता है, उनकी एक डेफिनेशन दी गई है कि कौन आदमी इसमें अपना खाता खोल सकता है। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि केवल आरबीआई के प्रेजेंट और पास्ट कर्मचारी वही अपना सिंपल खाता इसमें खोल सकते हैं, और कोई आदमी नहीं खोल सकता है। जहां तक इंडिविजुअल्स का सवाल है, जहां तक संस्थाओं का सवाल है, सारी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, सारी मौद्रिक संस्थाएं इसमें अपना खाता खोलेंगी ही। इसको खोलना ही पड़ेगा। तो ये तीनों हिस्से हमको पढ़ने हैं, लेकिन हम पहला हिस्सा आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को समझना ज्यादा जरूरी है। तो पहले इसका क्या मतलब था उसको समझिए और आगे हम लोग चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। हम लोगों ने लिखा आरबीआई इज, अब क्या क्या लिखा मिलेगा देखिएगा, इज कंट्रोलर कहीं पर लिखा मिलेगा ऑफ बैंक्स, ऐसा गलत है शब्द। कंट्रोलर नहीं होता, ये बहुत सारे काम करता है।
असली शब्द क्या लिखा था पुराने जमाने में वो ज्यादा अच्छा था। उसी से मैं तीसरा समझाऊंगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। जो ये लिखा हुआ है इसी को एक्सप्लेन करना ही हमारा काम था, इसीलिए मेरे को इतनी देर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। बाकी चीजें भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझा दूं तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे भारत में न्याय, तो न्याय के लिए पहले कहां जाएंगे? कचहरी जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अंतिम कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह अगर मिस्टर ए को कर्जा चाहिए तो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जा सकता है। सरकार को पैसा चाहिए या किसी और को पैसा चाहिए तो सबको अंत में किसके पास जाना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या है? वो संस्था है जो लास्ट है, लेंडर ऑफ द लास्ट। जब किसी को ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, किनको? बैंकों को, सरकारों को, सरकार माने केंद्रीय सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जरूरत पड़ेगी, तो अंतिम ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई है ना। इसलिए इसका एक बड़ा भारी काम है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, अंतिम ऋणदाता। हालांकि मैंने अभी पहले भी बताया, वो भी याद रखिए कि ये बैंकों के लिए रेगुलेटर भी है। रेगुलेटर शब्द का मतलब बहुत ध्यान से समझिए, इसे हिंदी में कहते हैं नियामक। नियामक माने नियम बनाने वाला। अगर आरबीआई कोई नियम बनाएगा, जैसे उदाहरण के लिए आरबीआई ने अगर ये नियम बनाया कि आप 12% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते, किससे? उधार लेने वालों से, तो फिर ये नियम किसने बनाया? आरबीआई ने। लेकिन सारे लोगों को पालन करना पड़ेगा। किनको पालन करना पड़ेगा? सभी बैंकों। अब एक चीज यहां पर मैं और बता दूं, जब आरबीआई शुरू में बना था 1935 में, जब ये बना था तो इसकी एक शेड्यूल बनाया गया था। शेड्यूल माने एक सूची, शेड्यूल कास्ट होता है ना, इसी तरह एक सूची होती है जिसे हम अधिसूचना के द्वारा जारी करते हैं, सूची होती है। शेड्यूल 2, इसमें हमने बैंकों के नाम लिख दिए थे, वो बैंक जो रिजर्व बैंक से कंट्रोल में रहेंगे। इसका मतलब उस जमाने में कुछ ऐसे बैंक भी थे जो नॉन शेड्यूल्ड थे, यानी जो रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त नहीं भी थे। तो उस जमाने में कौन से तरीके के बैंक थे? दो तरह के बैंक थे, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंकों की एक सूची बना दी गई थी कि ये सारे बैंक शेड्यूल्ड बैंक हैं, जिनको रिजर्व बैंक के नियमों को मानना पड़ेगा, इन्हीं को रिजर्व बैंक सहायता भी देगा। ये जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक थे, ये प्राइवेट बैंक हो सकते थे या कोई महाजन हो सकता था। ये लोग लेने देने का, उधार लेने देने का काम करते थे उस जमाने में। तो भारत में तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा महाजन और साहूकार वगैरह उधार देते थे, दे यूज्ड टू गिव लोन्स। तो नतीजा ये था कि ये सब नॉन शेड्यूल्ड थे, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हुआ करता था। अक्सर तो ये 36% से ज्यादा होता था, यानी 3 रुपए महीने से ज्यादा ही होता था। जबकि शेड्यूल बैंक वगैरह के लिए रिजर्व बैंक ही कोई डिटर्मिनेशन करता था। हालांकि एक बैंड तय करता था, ऐसा नहीं कहता था कि 8% पे देना है, कहता था 7 से 12%, माने इसके बीच में कुछ भी रख लीजिए। लेकिन ये सारे के सारे बैंक जो थे नॉन शेड्यूल्ड, ये काम नहीं करते थे रिजर्व बैंक के अंदर। और रिजर्व बैंक उस समय खुद ही प्राइवेट कैपिटल से था, यानी इसका जो प्रॉफिट होता था वो किसको मिल जाता था? जिन लोगों ने शेयर होल्डर्स थे। तो जो शेयर होल्डर थे उनको रिजर्व बैंक से प्रॉफिट भी मिलता था। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहला काम यह किया गया कि भारत ने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहां पर याद रखने की बात है कि जितने शेयर होल्डर थे उनका पैसा वापस कर दिया गया विद मामूली प्रॉफिट के साथ। और पूरा पैसा किसका लग गया? भारत सरकार का। तो सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? आरबीआई है। इसलिए बना दिया गया 1948 में, इसका राष्ट्रीयकरण इसलिए कर दिया गया क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण रहे, सरकार की नीतियां आरबीआई के माध्यम से चलें, देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के माध्यम से गवर्न हो। इसलिए सरकार ने इस तरीके का काम किया था। तो जो सरकार ने काम किया था वो मैंने पहले बताया, उसको पहले हिस्से में बांटेंगे। सरकार के संग जो काम था उसको हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा बैंकर टू दी गवर्नमेंट।
मिलकर गवर्नमेंट के बहुत काम होते हैं। मैं डिटेल में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को आज क्रेडिट कंट्रोल पढ़ाना है। जैसे सबसे पहली बात है, इनका सरकार के संग जो सबसे बड़ा समझौता था वो कहलाता था ट्रेजरी बिल एग्रीमेंट। ट्रेजरी बिल एग्रीमेंट ये पहला समझौता था। इसमें सरकार के सारे खाते के पैसे किसमें आते थे? रिजर्व बैंक में। तो सरकार की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज का मतलब हो गया मंत्रालय या डिपार्टमेंट हैं, जैसे इसमें क्या हो गया? कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। डिपार्टमेंट कौन से हो गए? जैसे पोस्ट एंड ऑफिस डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, इनके खाते। या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स का खाता होता है उसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे पैसे कहां आते थे? केवल रिजर्व बैंक के पास। सरकार के सारे इन लोगों के खातों की देखभाल करना माने किस खाते में कितने पैसे हैं, तो ये जो देखभाल करने का काम है ये कौन करता था? नेचुरली रिजर्व बैंक करता था। तो रिजर्व बैंक जो है सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के लिए पूरे अकाउंट्स की मेंटेनेंस करता था। सरकार को जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो सरकार के लिए बोरो करता था, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था, सरकार के लिए मुद्रा जो पब्लिशिंग करेंसी नोट के पब्लिश करने का काम है, करेंसी नोट पब्लिश करने का काम है, वो भी यही करता था। सरकार के खजाने का अधिकृत देखभाल करने वाला, ऑथोराइज्ड अधिकृत देखभाल करने वाला। जैसे सरकार के पास क्या क्या होता है? कुछ गोल्ड होता है, कुछ फॉरेन करेंसी होती है, विदेशी मुद्रा होती है। ये सारी की सारी कौन देखता था? यही देखता था। इसके अलावा ये विदेशी मुद्रा के संदर्भ में भी सारे नियम बनाता था, इसलिए इसे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोलर भी कहा जाता था। और इस मतलब सारे काम जो सरकार के मुद्रा से संबंधित हैं, हम तो इसे पूरा का पूरा अगर एक लाइन में लिखें तो पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, उसकी देखभाल करना, सारा काम रिजर्व बैंक करता है। तो रिजर्व बैंक के सरकार के प्रति जो काम है वो बहुत बड़े काम है। इनके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर अलग से लेना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्रेडिट कंट्रोल पर आता है। फिर भी मैं देखूंगा, अगर मौका लगेगा तो हम मौद्रिक नीति के संदर्भ में भी थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि मैंने राजकोषीय नीति के बारे में भी बात नहीं की है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब आ गया दूसरा काम, जिसको हमने कहा बैंक ऑफ बैंक्स। तो बैंक ऑफ बैंक्स में मेन काम तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसी को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कुछ और काम हमने पहले बता दिए, कौन कौन से? सभी बैंकों के खातों की जांच। इसके लिए हिंदी में क्या शब्द आता है? संपरीक्षा। इसके लिए हिंदी में क्या शब्द आता है? संपरीक्षा। इंस्पेक्शन शब्द का क्या मतलब होता है? जांच। किसी भी प्रकार की, किसी भी बैंक की जांच भी ये कर सकता है। इसके अलावा क्या करता है? रेगुलेटर। सभी बैंकों के लिए नियम बनाने का काम कौन करता है? रेगुलेटर माने नियामक। और इसके बाद जो अंतिम काम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, साख नियंत्रण का काम। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि 1949 के बाद भारत सरकार ने एक नियम बना दिया कि कोई भी बैंक, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो, सबको किसके नियंत्रण में रहना पड़ेगा? रिजर्व बैंक के नियंत्रण में रहना पड़ेगा। यानी जो 1945 का नियम था कि केवल अधिसूचित, अधिसूचित माने शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल माने जो इसकी शाखा में लिखे गए हैं, केवल उन्हीं पर नियंत्रण रखेगा। ये कब लिखा गया था? 1935 में। लेकिन 1948 के बाद भारत में ऋण लेने से संबंधित सारे काम किसके अंदर में आ गए? आरबीआई के अंदर में आ गए। तो आरबीआई इज द सोल कंट्रोलर। तो हम लोग अभी संपरीक्षा, इंस्पेक्शन और नियामक, और खासकर विदेशी मुद्रा का नियामक, फॉरेन एक्सचेंज के संदर्भ में जो बात है वो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के बारे में बात कर रहे थे। साख नियंत्रण। तो साख नियंत्रण का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई साख नियंत्रण का काम कैसे करता है। पहला पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था, मैं दोबारा याद दिला देता हूं।
आरबीआई तय करता है कि एसएलआर कितना होगा और आरबीआई तय करता है कि बीआरआर कितना होगा। इनको ज्यादातर हम क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सुरक्षा के लिए बनाए गए मानक। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सुरक्षा के लिए बनाए गए मानक। क्यों सुरक्षा? मैंने बताया किसी दिन भी अगर ज्यादा लोग पैसा लेने आ गए तो कहां से देगा? तो हम लोगों ने कहा आज के जमाने में कि 25% तो आप पे एसएलआर होना चाहिए और मान लीजिए कि 5% बीआरआर होना चाहिए। इसकी लिमिट क्या है? 3% से कम नहीं हो सकता, 16% से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में होगा। यानी ये पैसा कहां चला जाएगा? खुद ही सोचिए। कुछ तो लोग सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के बैंक रख लेंगे और कुछ पैसा कहां पर चला जाएगा? रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा। तो जैसे ही 100 रुपया जमा हुआ, 30 रुपया बैंक को पहले ही निकाल देना पड़ेगा। इतना रिजर्व बैंक के पास चला गया, इतना सरकारी प्रतिभूतियों में चला गया, ये पैसा तो चला गया, यानी 70 रुपए बचा। तो अगर ये बढ़ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कितना बचेगा? मान लीजिए ये 50 हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 50 हो जाए दोनों, तो कितना बैंक के पास उधार देने के लिए पैसा बचेगा? 50। तो 50 में अगर 1/अल्फा क्या है? 1/अल्फा कितना है? 10% है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना बना पाएगा? 50% का बना पाएगा। अगर ये 100 का बनाता तो 10 गुना बनाता, लेकिन अब 50 का बनाएगा तो केवल 5 गुना ही बना पाएगा। तो अगर एसएलआर बढ़ जाता है या बीआरआर बढ़ जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है, यानी साख सृजन कम हो जाता है, यानी साख यानी उधारी कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात थी जिसको मैंने बताया। लेकिन इनको ज्यादातर एक बात याद रखिए कि इनको साख नियंत्रण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो भी बता दूं। सामान्य तौर पर ये बनाए क्यों गए हैं नियम? ताकि कोई बैंक फेल न हो। पता चला लोगों ने रुपया जमा किया, लेने आ रहे हैं और समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो अफवाह फैल जाएगी। व्हाट विल बी दिस र्यूमर? स्टेट बैंक में पैसा देने की स्थिति नहीं बची है, सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। बैंक के पास तो पैसा होता नहीं क्योंकि काफी पैसा तो उधार दे चुका होता है। जिस दिन अफवाह फैल जाएगी तो क्या होगा? उधार देने वाले तो गायब हो जाएंगे, जिन्होंने उधार लिया है वो वापस देंगे नहीं, दे विल नॉट कम। क्या होगा? दिस बैंक इज लाइकली टू फेल। तो फेल होने से बचाने के लिए सीधा तरीका क्या? आपके पास कैश है, कुछ एसएलआर है, कुछ बीआरआर है, सब मिलाकर आप क्या करिए? भुगतान कर दीजिए। अगर 10 मान लीजिए कि 1 लाख लोगों की लाइन खड़ी है, अगर पहले 10-15 हजार लोगों को पैसा मिल जाएगा तो लोगों को लगने लगेगा कि बैंक के पास तो खूब पैसा है, हम बिना बात के डर रहे हैं, और वो घर चले जाएंगे। इसीलिए इन्हें सेफ्टी नॉर्म्स या प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सुरक्षा मानक कहा जाता है। इनको साख नियंत्रण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनको बैंकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? साख नियंत्रण के लिए क्या क्या किया जाता है? पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक तरीका, फिर पढ़ेंगे मॉडर्न तरीका। ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाता है बैंक रेट अप्रोच। ये बैंक रेट अप्रोच शुरू समझ लीजिए कि 1948 से शुरू होती है और लगभग 1999 तक चलती है। उसके बाद इसमें चेंज हो जाता है। अब हम लोग बैंक रेट नहीं पढ़ते, तो पहले समझ लें बैंक रेट क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद रखिए ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, इनको हमने क्या कहा था? परिमाणात्मक नियंत्रण। परिमाणात्मक यानी टोटल साख की मात्रा को कंट्रोल करना। ये क्या करते हैं? टोटल साख की मात्रा को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि अगर यहां पर 30% है तो 100 में से 30 रुपया निकला, अगर इसको हम बढ़ाकर 50 कर देंगे तो 50 निकल जाएगा। तो बैंक कितनी साख बना पाएगा? 50 का 10 गुना यानी 500 बना पाएगा। तो ये साख की क्षमता यानी साख की मात्रा यानी द कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट को कम कर देते हैं। अब जरा देखिए कि बैंक रेट क्या करता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करता है। बैंक रेट पहले इसको पढ़ाता हूं, फिर ओएमओ को पढ़ाऊंगा। तो पहले बैंक रेट की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोलता जा रहा हूं। बैंक रेट इज द discount rate at which
discounts the bills of commercial banks। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, इसका नाम क्या है, डिस्काउंट रेट भी है। डिस्काउंट के लिए हिंदी में बहुत अच्छा शब्द नहीं मिला। हम लोग जानते हैं बाजार में क्या होता है, लिखा होता है साड़ियां डिस्काउंट पर, तो हम लोग उसको छूट लिखते हैं, लेकिन ये छूट नहीं है। यहाँ पर ये शब्द क्या है, बट्टा। अब बट्टे को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डिस्काउंट इज। देखिए, मिस्टर ए को पैसा चाहिए। मिस्टर ए कोई भी हो सकते हैं, मान लीजिए इनको पैसा चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ये किसान है। अगर इनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो ये किसी भी बैंक पर जाएंगे, चाहे वो सरकारी बैंक हो और चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। बैंक कहेगा हम आपको ट्रैक्टर के लिए पैसा तो दे देंगे, लेकिन आप ट्रैक्टर के जो हमसे पैसा लेंगे उसकी वापसी करेंगे, इसकी गारंटी क्या है, इसके लिए आप क्या जमानत देंगे। जमानत के लिए ही जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी किया जाता है। ये प्रतिभूति है, माने एक प्रकार से आप क्या जमा करेंगे, क्या चीज आप हमारे पास, अगर साधारण भाषा में कहें तो क्या लिख देंगे, गिरवी रखेंगे। गिरवी रखने को अंग्रेजी में जो शब्द है वो है पॉन करना, उधार के लिए पॉन करना। अब किसान कहेगा मेरे पास क्या है, मैं अपनी जमीन 3 बीघे जमीन या 3 एकड़ जमीन फिलहाल बैंक के नाम एंटाइटल कर देता हूं, बैंक के नाम गिरवी रख देता हूं, एंटाइटल कर देता हूं, यानी बैंक अगर मैं पैसा ना चुका पाऊं तो बैंक इस जमीन को बेचकर पैसा वसूल कर ले। इसे हमने क्या कहा, सिक्योरिटी, प्रतिभूति। माने क्या चीज बंधक बनाई है हमने, क्या चीज गिरवी रखी है हमने। तो बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता। गारंटी कोई भी हो सकती है, जैसे 3 एकड़ जमीन हो सकती है, या किसी रिच मैन की गारंटी हो सकती है। मान लीजिए कोई आदमी है जो सरकारी नौकर है, तो वहां का फाइनेंस अफसर लिख देगा कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम इसकी तनख्वाह में से काट को आपको दे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये सोना भी हो सकता है, ये जमीन भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना सिक्योरिटी के कोई बैंक लोन नहीं देगा। अब मान लीजिए कितना लोन चाहिए, मान लीजिए आपने कहा हमें ट्रैक्टर के लिए 8 लाख लोन लेना है, तो आप खुद ही समझदार हैं कि आप जानेंगे कि जब 8 लाख लोन देंगे तो उस पर ब्याज वाज भी होगा, तो बैंक कितनी सिक्योरिटी लेगा, कम से कम मान लीजिए 12 लाख की सिक्योरिटी रखेगा अपने पास। यानी जमीन की कीमत कितनी होनी चाहिए, कम से कम 12 लाख, तब आपको 8 लाख की सिक्योरिटी देगा। इसे क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। 12 लाख की संपत्ति को गिरवी रखा और 8 लाख का सामान दिया, यानी बट्टे पर। बट्टा माने आपकी जो असली कीमत है उसको नहीं दिया। असली कीमत क्या थी, इट वाज 12 लाख, आपको 8 लाख क्यों दिया। कारण भी बिल्कुल साफ है, आपने 8 लाख ले लिया तो इस पर ब्याज भी तो बढ़ेगा, 1 साल में कुछ, 2 साल में कुछ, 3 साल में। अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा, आपकी जमीन को बेचकर पैसा वसूल कर लेगा। तो निश्चित रूप से जितना उधार देगा, व्हाटएवर द लोन, व्हाटएवर द क्रेडिट, इससे ज्यादा हमको चाहिए सिक्योरिटी। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। अब सवाल है कि बैंक ने लोगों को उधार बांट दिया और लोगों के पास पैसा वापस नहीं आ रहा है। अब बैंक को और उधार देना है, तो क्या कर सकता है बैंक, इसी सिक्योरिटी को, ध्यान से रखिए, सिक्योरिटी किसने जमा की है, मिस्टर ए ने। किसको पास जमा की है, बैंक के पास। अब बैंक किसी सिक्योरिटी को आरबीआई के पास गिरवी रख देता है और वहां से उधार ले लेता है, गिरवी रखकर उधार ले लेता है। इसे हम क्या कहेंगे, रीडिस्काउंटिंग। रीडिस्काउंटिंग क्यों कहेंगे, अब ध्यान से देखिए, 12 लाख की सिक्योरिटी पर इसको कितना मिला, 8 लाख। तो रिजर्व बैंक कहेगा तुमने 8 लाख दिया, मुझसे मतलब नहीं, मैं तो आपको 6 लाख दूंगा। ये जो आरबीआई गिरवी रखकर रीडिस्काउंट करेगा 6 लाख पर, तो ये आरबीआई बैंक से क्या लेगा, ब्याज लेगा। बैंक से क्या लेगा, ब्याज लेगा। तो सिक्योरिटी कौन सी है, मिस्टर ए की। किसके पास जमा थी, बैंक के पास। बैंक से कहां गई, आरबीआई के पास। आरबीआई ने क्या दिया, कमर्शियल बैंक को उधार दे दिया और कुछ ब्याज लिया। जो ब्याज लिया उसे बैंक रेट कहते हैं, उसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई
अन्य बैंकों को गिरवी रखने पर, क्या चीज गिरवी रखने पर? सिक्योरिटी गिरवी रखने पर उधार देता है। लेट इट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ये है क्या भला? बैंक रेट को रीडिस्काउंट रेट क्यों कहते हैं, पुनर्बट्टा दर क्यों कहते हैं? कारण बिल्कुल साफ है। आरबीआई जो है जब बैंकों को उधार देगा तो वो सिक्योरिटी मांगेगा। सिक्योरिटी बैंकों के पास कहां से आएगी? बैंकों के पास वो सिक्योरिटी मिस्टर ए की, मिस्टर बी की, मिस्टर सी की, यानी जिसको उधार दिया है उसकी सिक्योरिटी है। किसके पास जमा है? बैंक के पास। लेकिन अगर बैंक को उधार चाहिए, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अब बैंक के पास पैसा नहीं है तो क्या करे? तो वो रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा, कहेगा हमें उधार चाहिए, तो रिजर्व बैंक कहेगा सिक्योरिटी लाइए। तो जो सिक्योरिटी है उसकी अपने पास तो हो नहीं सकती, बैंक के अपने पास तो कुछ होता नहीं, तो बैंक विल गिव द सिक्योरिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स टू द रिजर्व बैंक एंड टेक ए लोन। तो जब रीडिस्काउंटिंग माने अगर 8 लाख उधार दिया है कस्टमर को, तो 12 लाख की सिक्योरिटी किसने रखी हुई है? बैंक ने। इस 12 लाख की सिक्योरिटी पर 8 लाख भी उधार नहीं देगा सेंट्रल बैंक, ये 6 ही लाख देगा, लेकिन अलग दर पर देगा। तो जो बैंक रेट होता है वो कौन सा रेट होता है? ऑन विच आरबीआई गिव्स लोन टू अदर बैंक्स कीपिंग सिक्योरिटीज विद देम। अब ये बैंक रेट मान लीजिए जो भी हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 6% है, तो व्यापारिक बैंकों को कितने पर उधार मिल रहा है? 6% पर। तो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से इससे कम पर उधार नहीं ले सकते, इसीलिए इसे फ्लोर रेट कहा जाता है। फ्लोर रेट माने इससे नीचे तो उधारी दर हो ही नहीं सकता। उधारी दर को मैंने अंग्रेजी में क्या बताया है? लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट माने जिस दर पर बैंक उधार देते हैं। तो लेंडिंग रेट कम से कम कितना होगा? 6%। क्यों? क्योंकि 6% पर तो बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार मिल रहा है। तो अगर 6% पे मिल रहा है तो बैंक कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे, तो इसे हम कहते हैं फ्लोर रेट। फ्लोर रेट माने निम्नतम ब्याज दर। तो बैंक रेट क्या होता है? निम्नतम ब्याज दर होता है। इस निम्नतम ब्याज दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, और रिजर्व बैंक जो दर चार्ज करता है वो पुनर्बट्टा दर या बैंक रेट कहलाता है या रीडिस्काउंट रेट कहलाता है। उस दर से नीचे कोई दर नहीं हो सकता, इसलिए इसे फ्लोर रेट कहते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक क्या करें, इस फ्लोर रेट को बढ़ाकर 7% कर दें, 8% कर दें केंद्रीय बैंक, तो अगर ये 6% था तो बैंकों का लेंडिंग रेट 8% हो सकता था। लेकिन अगर केंद्रीय बैंक ने बढ़ाकर इसे 8% कर दिया तो फिर बाकी लोगों को कितना करना पड़ेगा? 10%। अब ध्यान से देखिए, अगर ब्याज दर बढ़ेगा, कौन सा ब्याज दर? जिस पर बैंक ले रहे हैं, जिस दर का नाम हमने क्या रखा? लेंडिंग रेट। अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो उधार की मांग कम हो जाएगी। अगर उधार की मांग कम हो जाएगी तो क्या होगा? साख सर्जन कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन विल बी रिड्यूस्ड। तो ये तरीका क्या है? ध्यान से देखिए, क्रेडिट क्रिएशन को रिड्यूस करने के लिए ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। ये कौन सा मेथड है? साख नियंत्रण का अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? अगर केंद्रीय बैंक को लगे कि साख तो बहुत बांट रहे हैं बैंक, तो अगर साख बहुत बांट रहे हैं बैंक, तो अपना क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ा देगा। जैसे ही केंद्रीय बैंक ने अपना बैंक रेट बढ़ाया, 8%, 9%, 10% किया, 1996 में ये कितना था? 10%। तो अगर रिजर्व बैंक ने 10% कर दिया तो बाकी बैंक कितना लेंगे? 12%, 14%। जब इतना हाई रेट होगा तो उधार लेने वाले मार्केट में कम आएंगे। तो एक तरीके से साख कम होगा। तो क्रेडिट कंट्रोल का इनडायरेक्ट मेथड है, क्या मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, विच इज कॉल्ड एज बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ने से साख सर्जन कम होता है, बैंक रेट घटने से साख सर्जन बढ़ता है। लेंडिंग रेट इससे प्रभावित होते हैं। ये अप्रत्यक्ष तरीका है। बैंक रेट बढ़ने से क्या चीज प्रभावित होगी? उधारी दर। लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स विल इंक्रीज, और अगर ये बढ़ेगा तो डिमांड विल डिक्रीज। डिमांड घटने से साख का सर्जन कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये एक अलग चीज है, इसको पहले समझिए। अब 1999 के बाद तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, इसकी जगह 2 फैसिलिटीज आ गई हैं। अब उन दोनों फैसिलिटीज को मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं। पहली फैसिलिटीज का नाम था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि नई चीजें बताने के लिए इतना टाइम हम लोगों के पास होगा नहीं। ये एक्चुअली तो 1999 में शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको फाइनल करते करते एक्चुअली 2004 में बिल्कुल फाइनल कर दिया गया था। और उसके बाद एक और फैसिलिटी आ गई जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये 2011 से आ गई है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। अब तरीका दूसरा हो गया है। अब जो है बैंक और रिजर्व बैंक, बैंक और रिजर्व बैंक, ध्यान से देखिए जरा से, ये बड़ा फर्क अब क्यों आ गया है पहले समझिए। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से आ गया है। हम लोगों ने क्या कहा, पहले बैंक रेट कैसे मिलता था, ए ने सिक्योरिटी जमा की, ये सिक्योरिटी किसके पास गई, बैंक के पास, फिर बैंक ने सिक्योरिटी को आरबीआई के पास जमा किया, फिर इसने इससे उधार लिया, फिर इसने इसको उधार। लेकिन एक मजेदार चीज और भी है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए भारत में 3 बैंक है, थोड़ी देर के लिए मान ले, हैं तो बहुत सारे बैंक, मान लीजिए एक इलाहाबाद बैंक है, एक स्टेट बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है। ये तो संभव है ना कि स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, ये तीनों अलग अलग है। इस पर उधार लेने वाले ज्यादा लोग आ जाते हैं और इन पर कोई उधार लेने वाला आ ही नहीं रहा है। नो वन इज कमिंग, कोई आ ही नहीं रहा है। तो इनके पास तो कैश पैसा पड़ा हुआ है, क्यों, को उधार लेने नहीं आ रहा। इन पे भी कैश पड़ा हुआ है, उधार लेने नहीं आ रहा। इसके पास ज्यादा उधार लेने आ रहे हैं, इसके पास स्कैर्सिटी हो गई। अब जिनके पास कैश पैसा पड़ा हुआ है ये बड़े परेशान हैं। बड़े परेशान क्यों हैं, क्योंकि अगर इन्होंने उधार नहीं दिया तो इनको ब्याज नहीं मिलेगा, और ब्याज नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, ये बैंक तो परेशानी में पड़ जाएंगे। तो जिनसे कोई उधार लेने नहीं आएगा उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो उधार ही नहीं देंगे, दे डू नॉट गिव लोन, तो फिर उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। और इसके पास इतने लोग आ गए कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास पैसा कम पड़ गया तो इसके पास जाना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के पास जाना पड़ेगा, और रिजर्व बैंक से फिर उधार लेकर इसको देना पड़ेगा। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया हो गई और इन दोनों के पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है। तो आरबीआई ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। उस सिस्टम का नाम जो है वो कहलाता है रिपो या रिवर्स रिपो। ये शुरुआती है, मैं बता रहा हूं आपसे, ये कब आया, इसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी 1999 से शुरू किया गया। रिपो क्या है और रिवर्स रिपो क्या है, मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, लेकिन समझाने भर का बता दे रहा हूं। ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो फिर कोई लेक्चर लगाना पड़ेगा। रिपो का फुल फॉर्म ही होता है रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन, ऑप्शन माने विकल्प, और पुनर्क्रय विकल्प। पुनर्क्रय लिख सकते हैं, पुनः क्रय लिख सकते हैं, पुनर्क्रय विकल्प। और रिवर्स का क्या है, विपरीत पुनर्क्रय विकल्प। विपरीत पुनर्क्रय विकल्प। अब देखिए है क्या, समझिए। हम लोगों ने बताया था कि हर आदमी को, हर बैंक को कम से कम 25% क्या रखना है, एसएलआर। और ये 25% एसएलआर का क्या मतलब है कि उसको सरकारी प्रतिभूतियां अपने पास रखनी है। और सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, जिनको सरकार जारी करती है रिजर्व बैंक के माध्यम से। और सरकारी प्रतिभूतियों पर क्या मिलता है, ब्याज। मान लीजिए 4% ब्याज मिलता है। कैसे मिलता है ये भी मैंने बताया था। मान लीजिए आज तारीख है 13/3/2021। आज हम एक सरकारी प्रतिभूति खरीदे, माने बैंक खरीदे, तो उसको 96 रुपए में मिलेगी। और 13/3/2022 तक अगर ये रखे रहेगा तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। यानी इसे एक तरीके से 4 रुपए ब्याज मिला। तो हर बैंक कुछ ना कुछ सरकारी प्रतिभूतियां क्यों रखता है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो 96 में बेचकर कैश ले लेगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कम से कम 100 रुपया हो जाएगा। तो ये अपने पास रखता है। अब रिजर्व बैंक ने एक सुविधा प्रदान की जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, तरलता समन्वय सुविधा कहते हैं। इस तरलता समायोजन सुविधा में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप ये वाले बैंक हैं, मान लीजिए आप ये वाले बैंक हैं, जिसके पास क्या चीज ज्यादा है, कैश ज्यादा है। तो आप क्या करिए, इस कैश से, जिसके पास कैश ज्यादा है, क्या करिए, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लीजिए।
आप पे तो कैश ज्यादा पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के अपने पास रख लीजिए, और मौका पड़ने पर जब ब्याज 96 का 100 हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो रिजर्व बैंक में जमा कर दे, और पैसा वहां से लेने की जगह प्रतिभूति ले ले, और उसके बदले में उसे ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास कम है वो क्या करे, वो अपनी प्रतिभूतियां बेच दे, किसके पास, रिजर्व बैंक के पास, और रिजर्व बैंक से कैश लेकर उधार दे दे, और उधार देने के बाद जब पैसा वापस आए तो रिजर्व बैंक को सिक्योरिटी दे दे। यानी यहां दो एग्रीमेंट हो रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बड़ा समझ में आ जाएगा। दो एग्रीमेंट हो रहे हैं। क्या एग्रीमेंट हो रहा है, बैंक जिसके पास उधार देने की क्षमता कम है, लिक्विडिटी कैश सरप्लस की जगह क्या है, स्केयर्स है, वो क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी बेच रहा है, किसके पास, आरबीआई के पास। लेकिन शर्त क्या है, सिक्योरिटी बेच के आज तो कैश मिल गया, और इसने अपने ग्राहक को उधार भी दे दिया, इसका काम चल गया। जैसे पहले क्या करना पड़ता था, सिक्योरिटी बेचनी पड़ती थी, और बेचने के साथ साथ आप क्या करते थे, उधार दे देते थे, तो ये दर अलग होती थी। अब ये क्या करेगा कि बैंक सिक्योरिटी बेचेगा, आरबीआई सिक्योरिटी खरीद के कैश दे देगा, लेकिन एक निश्चित सीमा, ज्यादातर तो ओवरनाइट होता है, एक रात का होता है, ज्यादातर एक रात का होता है, क्यों होता है वो भी बताऊंगा। ये क्या करना पड़ेगा, एक रात के बाद अपनी सिक्योरिटी इसे खरीदनी पड़ेगी और कैश इसे देना पड़ेगा। पुनर्क्रय विकल्प, रीपरचेज ऑप्शन, माने हम सेल तो कर रहे हैं, सेल के साथ साथ परचेज करने की गारंटी भी कर रहे हैं। आज हम सिक्योरिटी देंगे, कैश लेंगे, कल सवेरे उल्टा करेंगे, आपको कैश देंगे और अपनी सिक्योरिटी वापस लेंगे। ध्यान से देखिए, आज हमारे पास लिक्विडिटी कम थी, वी कुड नॉट गिव लोन, हमारे पास समस्या आ गई थी, तो हमने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी आरबीआई के पास रख दिया। आरबीआई ने क्या किया, उसके बदले में कैश दे दिया, हमने इस आदमी को उधार दे दिया। कल हमारे पास कहीं से भी पैसा आया, किसी ने जमा किया, किसी ने उधार वापस किया, तो हमको ये सिक्योरिटी खरीदनी ही पड़ेगी। पुनर्क्रय विकल्प का क्या मतलब है, यू हैव टू रीपरचेज, क्या, जो सिक्योरिटी आपने बेची थी आरबीआई। तो जिनके पास कैश कम है वो सिक्योरिटी बेच के आरबीआई से पैसा ले लें, और एक समय के बाद, ज्यादातर एक रात के बाद, आपको दोबारा ये सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी। और जिनके पास कैश ज्यादा है वो क्या करें, चुपचाप रात में पैसा जमा कर दें रिजर्व बैंक के पास, और बदले में सिक्योरिटी खरीद के रख लें। फिर दूसरे दिन क्या करें, रिवर्स काम कर दें, रिवर्स माने सिक्योरिटी बेचकर फिर कैश ले लें और थोड़ा सा ब्याज ले लें। ये रेपो और रिवर्स रेपो की फैसिलिटी शुरू की गई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के साथ। यहां के शुरू करने के बाद बैंक रेट का काम ही खत्म हो गया। बैंक रेट से क्या करते थे, सिक्योरिटी लेते थे, और सिक्योरिटी लेकर रिजर्व बैंक से उसको में जमा कराते थे, जमा कराने के बाद वहां से उधार लेते थे, एंड देन पैसा दिया जाता था। अब तो जरूरत ही नहीं है, आप पे लिक्विडिटी मान लीजिए कम है या ज्यादा है, अब और काम भी कर सकते हैं, आप किसी दूसरे बैंक के पास सिक्योरिटी जमा कर दीजिए और वहां से पैसा ले लीजिए, दूसरे दिन खरीद लीजिए। अब तो यहां बैंकों की बात भी आ गई ना, जैसे पहले हम लोग ग्राहकों की बात करते थे, क्या बात करते थे, स्केयर्स, किसी के पास कैश स्केयर्स है ग्राहक, और किसी के पास कैश सरप्लस है, तो ये जो सरप्लस वाले थे ये जमा करते थे और स्केयर्स वाले उधार लेते थे, बीच में बैंक था। अब तो बैंक भी ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कैश स्केयर्स है और किसी के पास कैश सरप्लस है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्केयर्स बैंक है वो सरप्लस बैंक से ले ले। सरप्लस बैंक को क्या फायदा हुआ, इसको तो कुछ ब्याज मिल नहीं रहा था, इसने इसको उधार दे दिया, और इस आदमी ने क्या किया, इस पैसा इसको बांटकर ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए इसने इस आदमी से उधार ले लिया। तो बैंकों में भी लिक्विडिटी किसी एक बैंक पर ज्यादा है, किसी एक बैंक पर कम है, और मान लीजिए सारे बैंकों पर कम है मार्केट में, अचानक तो रिजर्व बैंक मौजूद है, आप जाइए सिक्योरिटी रखिए, पैसा लीजिए, बांटिए। और अगर आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, आप पे फालतू पैसा पड़ा हुआ है, कोई उधार लेने नहीं आ रहा, तो आप चुपचाप रिजर्व बैंक में पैसा जमा कर दीजिए और बदले में ब्याज पाइए, अदरवाइज आपका कैसे काम चलेगा। तो रेपो और रिवर्स रेपो अब एक नया सिस्टम चल गया है। कैसे चला, कितना विकसित हुआ, दोनों में क्या अंतर है, इसको मैं इस समय विस्तार से नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि एक अपने आप में बड़ा अंतर है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलग अलग हैं। एमएसएफ जो होती है वो 2% पर होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 5 पर होती है, कोई लॉन्ग टर्म होती है, कोई शॉर्ट टर्म होती है।
इनके विस्तार पर मैं आज नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बैंक रेट खत्म हो गया। बैंक रेट खत्म हो जाने के कारण अब हम लोगों ने दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया है। चाहे स्केर्स बैंक हो, चाहे सरप्लस बैंक हो, सरप्लस बैंक पैसा रखकर क्या करेगा? रिजर्व बैंक में जमा करके ब्याज लेगा। स्केर्स बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी जमा करके, कैश लेकर के, उधार बांट करके प्रॉफिट कमाएगा। ये केवल अब बैंकों के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी मौद्रिक संस्थाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है। जैसे LIC के पास बहुत फालतू पैसा पड़ा रहता है, तो ये भी इस काम में आ सकता है। तो बहुत सारे बैंकों, बहुत सारी मौद्रिक संस्थाओं को मिलाकर ये फैसिलिटी शुरू की गई हैं। इन फैसिलिटीज को विस्तार से पढ़ाने का आज टाइम नहीं है, लेकिन बैंक रेट खत्म हो गया। बैंक रेट पुराना तरीका था, ट्रेडिशनल तरीका था। नाउ इट इज ओवर, नाउ दिस इज नो मोर यूज्ड। Now LAF and MSF have started and they have replaced the original system, but these are difficult systems, so I cannot explain this now at this point of time. I cannot explain it. So what I am going to do is मैं चौथी चीज पढ़ा देता हूं, जिसे मैंने कहा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। सभी क्रेडिट कंट्रोल में एक दिन लगता है, मुझे और लगने वाला है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ये खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? मैंने आपसे पहले बताया, फिर से समझिए। एक हो गया सेंट्रल बैंक। भारत में सेंट्रल बैंक का नाम हम लोगों ने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, RBI। तो एक तो RBI हो गया। ये करता है क्रेडिट कंट्रोल, लेकिन ये खुद थोड़ी करता है। ये क्रेडिट कंट्रोल करता है किसके माध्यम से? बैंकों के माध्यम से, व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से। उनके लिए नियम बनाता है और उनके माध्यम से कंट्रोल कर लेता है। कैसे? मैंने अभी बताया। बैंक रेट बढ़ा दीजिए या रेपो रेट बढ़ा दीजिए, कम लोग लेने उधार आएंगे। जब कम लोग लेने उधार आएंगे तो आपका साख कम हो जाएगा। बैंक रेट घटा दीजिए, रेपो रेट घटा दीजिए, तो ज्यादा लोग उधार लेने आएंगे। तो ये जो रेट हैं, इनके रेट से क्या होगा? इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। या SLR से और CRR से क्या होगा? SLR बढ़ा दीजिए तो बैंकों के पास क्षमता ही कम हो जाएगी, या BRR बढ़ा दीजिए तो बैंकों के पास क्षमता ही कम हो जाएगी। तो बैंकों की क्षमता को प्रभावित कर सकता है या बैंकों की मांग को प्रभावित कर सकता है कौन? RBI, क्योंकि इसके पास क्या है? नियम बनाने की शक्ति। इट हैज रेगुलेटिंग पावर्स, इट कैन मेक रेगुलेशंस व्हिच अदर बैंक्स हैव टू फॉलो। लेकिन कभी कभी रिजर्व बैंक क्या करता है? सामने खड़ा हो जाता है कॉमर्शियल बैंक्स। कभी कभी क्या होता है? RBI फेस ऑफ, सामने खड़ा हो जाता है विद अन्य कॉमर्शियल बैंक्स। कैसे खड़ा हो जाता है जरा देखिए, और बहुत आसान है तरीका समझने। आखिर पैसा किसके पास है? जनता के पास, हाउस होल्ड्स के पास। जैसे ही हाउस होल्ड के पास आएगा पैसा, जनता के पास है पैसा, तो जनता अपना पैसा, जनता का पैसा, ये कहां जमा करेगी? कॉमर्शियल बैंक में। अगर ये यहां जमा करेगी तो इसका क्या करेंगे ये लोग? साख सृजन। तो जितना ज्यादा जनता पैसा जमा करेगी उतना साख सृजन की संभावना बढ़ेगी। तो जनता कमर्शियल बैंक में क्यों जमा करेगी? क्योंकि कमर्शियल बैंक उसको क्या देता है? मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट आपने कराया, 6% ब्याज दिया, या रिकरिंग डिपॉजिट कराया तो आपको मान लीजिए 5.5% ब्याज दिया। तो इस ब्याज के लालच में जनता अपना पैसा कहां जमा कराती है? कमर्शियल बैंक में। जितना पैसा जमा होता है उससे बैंक क्या करते हैं? साख सृजन। अब अगर RBI एक बड़ा बढ़िया काम करे, ये खुद कोई स्कीम जारी कर दे। मान लीजिए RBI कहे RBI बॉन्ड हम जारी कर रहे हैं, और जो RBI बॉन्ड खरीदेगा उसको 7% ब्याज देंगे, है ना? अगर मान लीजिए RBI ने कोई बॉन्ड खुद जारी कर दिया या कोई सिक्योरिटी खुद जारी कर दी, कैसी सिक्योरिटी जारी कर दी? जिस पर ब्याज दर बैंक से ज्यादा है। जनता अपना पैसा कहां जमा करेगी? यहां जमा कर देगी। कैसे जमा करेगी? इस पैसे को निकाल के यहां जमा कर देगी। तो अगर खुले बाजार में RBI खुद आ गया बेटर स्कीम लेकर के, इफ इट कम्स विद बेटर स्कीम्स, है ना, इसने एक ऐसी स्कीम जारी कर दी जो कि इनसे बेटर है, अपनी सिक्योरिटी या बॉन्ड जारी कर दिया, या सरकार की सिक्योरिटी जारी कर दिया अपने आप, इसने कुछ भी जारी
कर दिया, इसका रेट किससे बेटर है? बैंकों से। तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, साख सर्जन कम होगा, और आरबीआई के पास ज्यादा पैसा पड़ जाएगा। तो आरबीआई को अगर लगता है कि मार्केट में मनी बहुत है, करेंसी बहुत है, और इस मनी का, करेंसी का लोग क्या करेंगे? कॉमर्शियल बैंक में जमा कर देंगे। जब कॉमर्शियल बैंक में जमा कर देंगे तो खूब साख क्रिएट कर देगा, खूब सारा पैसा बढ़ा देगा, क्रेडिट क्रिएशन कर देगा। और ये अगर क्रेडिट क्रिएशन बहुत हो गया, बहुत मुद्रा बाजार में आ गई, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब ज्यादा बाजार में मुद्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। इसको रोकने का तरीका क्या है? आरबीआई चुपचाप एक बड़ी सी स्कीम जारी कर देगा और सारा पैसा जनता का खुद ही खींच लेगा। जब इसने ज्यादा पैसा खींच लिया तो इसके पास पैसा कम बचा, तो ये साख सर्जन कम कर पाएगा। डायरेक्ट मेथड है ये, वो रेपो रेट, और वो लोग कैसे हैं? इनडायरेक्ट मेथड, वो ब्याज दर बढ़ाकर मांग कम करते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड है। मुद्रा की मात्रा ही बैंकों के पास कम हो जाएगी। इफ द मनी विद द बैंक इज रिड्यूस्ड, अगर मुद्रा की मात्रा बैंकों के पास कम हो जाती है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे? रिजर्व बैंक ने सारा कैश खुद खींच लिया। अगर रिजर्व बैंक ने कैश खींच लिया तो क्या होगा? निश्चित रूप से मात्रा कम हो जाएगी। और ये वाला ऑप्शन क्लोज, दिस ऑप्शन इज नाउ क्लोज्ड, यहां तो जमा ही नहीं कर सकते पैसे। अगर ये ऑप्शन क्लोज हो गया तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, तब ये लोग साख सर्जन को बढ़ा सकेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन माने खुले बाजार। ओपन में हम भी हैं, आप भी हैं, रिजर्व बैंक भी है, सेंट्रल बैंक भी है, दोनों आमने सामने कंपटीशन कर रहे हैं। सर्जन, कंपटीशन में निश्चित रूप से रिजर्व बैंक मजबूत है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों की सारी क्रियाओं को रेगुलेट करने का अधिकार किसका? रिजर्व बैंक का। सरकारी बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। सारे कंट्रोल किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। तो रिजर्व बैंक का मुकाबला तो बाकी बैंक नहीं कर सकते। तो रिजर्व बैंक ने अगर खुले बाजार में आकर कॉमर्शियल बैंकों के सामने कोई स्कीम जारी कर दी तो बेचारे कॉमर्शियल बैंक कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो अपना ब्याज दर भी नहीं बढ़ा सकते। सारे लोग पैसा कहां चला जाएगा? रिजर्व बैंक खींच लेगा। जैसे रिजर्व बैंक खींच लेगा, कमर्शियल बैंकों में पैसे कम हो जाएगा। जब पैसे ही कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से साख सर्जन की संभावना खत्म हो जाएगी। उल्टा करना हो तो रिजर्व बैंक बिल्कुल जो पुरानी सिक्योरिटी है सब बेच डालेगा, कहेगा ले लो अपनी सारी चीजें, हम लोगों से कोई मतलब नहीं, मार्केट में कैश डाल देगा। जैसे ही मार्केट में कैश डालेगा तो लोग क्या करेंगे? बैंकों के पास जमा करेंगे, और जैसे ही बैंकों के पास जमा करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। देखिए पूरा 1 घंटा हो गया और मैं कुछ नहीं पढ़ा पाया, आई एम सॉरी, बट दिस इज द प्रॉब्लम मेरे संग रहती है, क्योंकि आरबीआई ने अभी एक 7% पे बॉन्ड निकाला, 1 साल भी नहीं हुआ। हेलो हमेशा करता हेलो है। हेलो सर, अगर क्या होगा सर, अगर कोई लोन न ले सर, हैं? अगर देश में कोई लोन न ले तो क्या होगा सर? क्या बात है, हमें खुद भारत सरकारें दिन भर लोन लेती रहती है, लोग कोई लोन ही नहीं। ये संभव है? बिना लोन के देश चल सकता है? बिना लोन के कोई कंपनी चलाई जा सकती है? एक कंपनी बनाने तो जाओ, कितना पैसा लगेगा कुछ अंदाज है? सर इंक्रीमेंटल सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर। विकास पत्र डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू मिलता है। किसान विकास पत्र राज्य सरकार आती हैं, अलग अलग तरीके से चलाती हैं। रिजर्व बैंक की परमिशन के बिना कोई बॉन्ड नहीं जारी कर सकता, ना आईडीबीआई जारी कर सकता है, ना सिडबी जारी कर सकता है, ना नेबार्ड जारी कर सकता है। तो अगर उसको लगता है कि क्रिएशन कम करना है तो इन लोगों को परमिशन दे देता है बॉन्ड जारी करने की, टैक्स फ्री बॉन्ड। अब जब टैक्स फ्री बॉन्ड आ गया तो कौन जाएगा बैंकों में पैसा जमा करने? टैक्स फ्री बॉन्ड में लोग पैसा जमा करेंगे, पैसा मार्केट से चला जाएगा। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये भी तो सर कर सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंकों को जो प्रतिभूतियां बेच दे ऊंची ब्याज दर पर। पूरा सुनाई तो नहीं पड़ा कि तुमने ठीक ही कहा होगा, मैंने सुना नहीं बेटा सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को अपनी प्रतिभूतियां भी तो बेच सकती है ऊंची ब्याज दर पर।
देखिए ध्यान से, कितनी भी ऊंची पर बेचेगी मार्केट रेट पर तो नहीं आएगा ना। मार्केट रेट तो 9-10% होगा, इतने ऊंचे पर तो सिक्योरिटी बेच नहीं सकता। तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। उसको ओपन मार्केट माने जनता। जनता के पास दो विकल्प हैं, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक। जनता इधर पैसा ज्यादा जमा करेगी तो उधर कम हो जाएगा, उधर ज्यादा जमा करेगी तो इधर कम। ये जनता के बीच में पैसे के लिए संबंधित है। अरे दीपक, हम MSF और LAF आज नहीं बता पाएंगे। देखो 11 पूरा बज गया है, मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैं तुम लोगों के संग बैठा हूँ। सर ये टॉपिक इतने आसान था। सर सर CRR को RBI 100% भी कर सकती है क्या? जैसे सचिन सिंह, ये सचिन 1 मिनट रुक जाओ। पहले राजा मिश्रा की बात एक साथ पूछ चुके हो। राजा मिश्रा बोलो। जी सर, ये RBI में नॉर्मल पैसे जमा नहीं कर सकती। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल माने पागल जमा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल शब्द का मतलब कुछ और होता है। मैंने बता दिया, रिजर्व बैंक में पैसा कौन जमा कर सकता है? केवल वहां के कर्मचारी, रिटायर्ड या वर्किंग या मौद्रिक संस्थाएं। जी सर, लेकिन जो ये स्कीम आती है सर ओपन मार्केट में, इसमें सर सारे लोग जमा कर सकते हैं पैसा। मैंने बताया, लेकिन जब भी RBI जारी करेगी कोई स्कीम तो अपने आप में जारी करके किसी और के संग जारी करवाती है। जैसे उसने मान लीजिए IDBI का बॉन्ड जारी करवाया, कौन जारी कर रहा है? IDBI। रिजर्व बैंक तो परमिशन देता है ऐसी संस्थाओं को, सीधे खुद नहीं करता। सीधे करने का तरीका ये है, वो सिक्योरिटीज बेच सकता है, वो सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर पैसा जमा कर सकता है। तो वो सरकार के पास जाता है पैसा, रिजर्व बैंक के पास थोड़ी रहता है कोई पैसा, लेकिन वो पैसा मार्केट से चला जाता है। जी सर, थैंक यू। सर सरकारी प्रतिभूतियां कम नहीं हो सकती 1 साल में, या फिर मतलब सर बढ़ेगी? जरूरी है? अगर सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए होगा तो प्रतिभूतियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ये तो पक्का ही है। और सरकार को तो भारत में पैसा हमेशा चाहिए ही चाहिए ना भाई, तो बढ़ेंगी, दे विल इंक्रीज। वो कैसे घटा पाओगे? ओके सर, थैंक यू सर। आज बेटा बंद करो, हम फिर पढ़ा देंगे। अभी तो हमारा क्लास है ही ना बुध बृहस्पति को, हम फिर कुछ पढ़ा देंगे। अभी हमें पूरा एक बार रिजर्व बैंक पूरा दोबारा कर देंगे, लेकिन अभी तो मुझे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ही पढ़ाना है, वो भी नहीं पढ़ाया अभी। टाइम तो लगता है बेटा पढ़ाने में, ऐसे नहीं होता कि खत्म हो जाए तुरंत कोई टॉपिक। मैं अभी पढ़ाऊंगा एक दिन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पूरा, और फिर से एक बार रिजर्व बैंक को पूरा कवर कर दूंगा। राइट? ओके सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। प्रणाम सबको, प्रणाम सबको। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अब नहीं सर, अब बंद करिए।